So guys, welcome back to your own channel Books Review. So in this video, we'll be discussing that how you can start your class 11th chemistry, whether you are an ISC board or CBSE board or state board. The syllabus is same, that's why it doesn't matter. इस वीडियो में हम लोग डिटेल में देखेंगे कि क्लास 11th की केमिस्ट्री को किस तरीके से डील करना है, किस तरीके से डिफरेंट है क्लास 10th की केमिस्ट्री से, और क्या गलतियां नहीं करनी है क्लास 11th में। सबसे पहला डाउट जो बच्चों के मन में होता है कि सीबीएसई या आईएससी। तो क्लास 11th में केमिस्ट्री के सिलेबस में आईएससी और सीबीएसई का सिलेबस एग्जैक्टली सेम है, कुछ भी अंतर नहीं है। सीबीएसई के स्कूल्स में एनसीईआरटी बुक फॉलो होती है और आईएससी के स्कूल्स में नूतन की बुक और एक दो पब्लिकेशन आते हैं उसकी फॉलो होती है, लेकिन ज्यादातर स्कूल्स में नूतन की बुक फॉलो होती है केमिस्ट्री के लिए, जो कि डॉक्टर एच.सी. श्रीवास्तव की है। दोनों बुक्स में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। अगर आप लोग सीबीएसई की बुक को देखो, जो कि एनसीईआरटी है, तो उसमें चीजें थोड़ी कंसाइज मैनर में दी हुई हैं, और जो क्लास 11th की केमिस्ट्री की बुक होती है आईएससी बोर्ड में, वो थोड़ी डिटेल मैनर में दी होती है। बाकी सब कुछ सेम होता है। क्लास 11th की जो आईएससी केमिस्ट्री की बुक्स होती हैं वो एक एनसीईआरटी बेस्ड बुक ही होती हैं, बस थोड़ा डिटेल में होती हैं। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट केमिस्ट्री ऑफ क्लास 11th सीबीएसई, इट्स जस्ट वेरी कंसाइज। तो आप दोनों में से कोई भी फॉलो कर सकते हो। ज्यादातर टीचर्स, अगर आप जेई या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको रिकमेंड करेंगे कि आप एनसीईआरटी बेस्ड बुक पढ़ो। एनसीईआरटी मत पढ़ो, एनसीईआरटी बेस्ड बुक पढ़ो। अगर आप सिर्फ सीबीएसई बोर्ड को टारगेट कर रहे हो, देन यू कैन स्टडी एनसीईआरटी, लेकिन एनसीईआरटी से भी पढ़ के इतना कुछ डिटेल में आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी अगर आपको पूरा टॉपिक अच्छे से जानना है। अगर आपको सिर्फ रट्टाफिकेशन करना है, देन यू कैन गो विद एनसीईआरटी। लेकिन अगर आपको नहीं करना रट्टाफिकेशन, आपको पूरी चीजें अच्छी तरीके से समझनी है, देन यू शुड ऑलवेज गो विद एन एनसीईआरटी बेस्ड बुक। सीबीएसई में भी काफी सारी एनसीईआरटी बेस्ड बुक आती है और आईएससी की केमिस्ट्री भी एक एनसीईआरटी बेस्ड बुक उसी की तरह है। सब चीजें सेम है। क्लास 10th की केमिस्ट्री से क्लास 11th की केमिस्ट्री बहुत ही ज्यादा अलग है। आपने क्लास 10th में काफी बेसिक बेसिक चीजें गेन करी और थोड़ा थोड़ा उन चीजों के बारे में आपने पढ़ा है, लेकिन क्लास 11th में आपको बिल्कुल बेसिक से लेके डिटेल तक जाना है। क्लास 12th तक आप आते आते पूरी केमिस्ट्री एक एडवांस मैनर में कवर अप कर लोगे। और अगर आप जेई और नीट के लिए तैयारी कर रहे हो, तो क्लास 11th में केमिस्ट्री तो आपको अच्छी तरीके से आनी ही चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं आती तो आपको बहुत दिक्कत आएंगी चीज़ों में। क्लास 11th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जो कि काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती है आईआईटी और नीट की तैयारी में, स्पेशली आईआईटी की तैयारी में। तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे काफ़ी अच्छी तरीके से कमांड करनी है। क्लास 11th के काफ़ी सारे ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो कि क्लास 12th से लिंक होते हैं, जैसे मोल कंसेप्ट हो गया, केमिकल बॉन्डिंग हो गया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेरे हिसाब से केमिस्ट्री में, क्योंकि अगर आपको वो नहीं आता तो पूरी तरीके से ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक समझ में नहीं आएगी। देन पीरियोडिक टेबल, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। रिडॉक्स रिएक्शंस, मोल कंसेप्ट, इन सब की बिल्कुल बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। इस वीडियो में मैं आपको आईएससी की केमिस्ट्री की जो बुक है इसी से एक्सप्लेन करूंगा चीज़ें, क्योंकि ये भी एक एनसीईआरटी बेस्ड बुक ही है। तो अगर कोई भी बच्चा सीबीएसई का है, वो इस वीडियो को देख रहा है, तो वो इस वीडियो को अच्छे से फॉलो कर सकता है, क्योंकि उसको भी एक एनसीईआरटी बेस्ड बुक तो पढ़नी ही है। आईएससी की बुक एक एनसीईआरटी बेस्ड बुक है। अगर आप यहाँ पे देखो तो इन्होंने यहाँ पे मेंशन भी करा है कि इन्होंने एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक एक्सरसाइजेस भी इसमें डाली हुई हैं। ये एक एनसीईआरटी बेस्ड बुक ही है पूरी तरीके से, एंड सिलेबस तो सेम है ही। क्लास 11th में केमिस्ट्री 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। आपने क्लास 10th तक केमिस्ट्री सिर्फ पढ़ी है, लेकिन अब क्लास 11th में आते में क्लास 11th में केमिस्ट्री के 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट फिजिकल केमिस्ट्री, सेकंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और थर्ड होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग न्यूमेरिकल्स के साथ डील करते हैं, फिजिकल वर्ड के साथ जो केमिस्ट्री लिंक्ड है उसके बारे में जानते हैं। एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग थोड़ी थ्योरी के ऊपर फोकस करते हैं, जो हमारी थ्योरीज दिए है साइंटिस्ट ने, हम उसके ऊपर फोकस कर ज़्यादा करते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग कार्बन और उसके कंपाउंड्स के जितने भी रिएक्शंस हैं, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं कि हम उन कंपाउंड से क्या क्या चीज़ बना सकते हैं और उन सब चीज़ों की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। एंड क्लास 11th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आपको फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 60% टाइम अपना क्लास 11th का देना है, एंड 40% टाइम आपको अकेले ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देना है। आपने क्लास 10th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो पढ़ी है वो बहुत ही बेसिक लेवल की पढ़ी है। 0.1% आपने क्लास 10th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पढ़ा है, लेकिन अब आपको काफी ज्यादा डिटेल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है। आपके लिए एक अलग से पूरा सब्जेक्ट बनेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। सबसे पहले हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपके काफी सारे चैप्टर्स है क्लास 11th में। काफी सारे टीचर्स होते हैं, वो एटॉमिक स्ट्रक्चर पहले कराते हैं, देन मोल कंसेप्ट कराते हैं, एंड देन पीरियोडिक टेबल, देन केमिकल बॉन्डिंग, इस तरीके से चलते हैं। लेकिन आपको काफी सारी बुक्स में भी
एनसीईआरटी बुक में भी और एनसीईआरटी बेस बुक में भी सबसे पहले मूल कंसेप्ट देखने को मिलता है। लेकिन मेरे हिसाब से भी स्ट्रक्चर ऑफ एटम सबसे पहले पढ़ना चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री की स्टार्टिंग ही एटम से होती है। तो आपको सबसे पहले तो जितना स्ट्रक्चर होता है एटम का अच्छी तरीके से वो चीज़ें समझनी है, बिल्कुल बेसिक से समझना है चीज़ों को। देन आप मूल कंसेप्ट पे जाओ, क्योंकि मूल कंसेप्ट में काफ़ी सारे ऐसे टर्म्स यूज़ होंगे, काफ़ी सारे ऐसे एलिमेंट्स यूज़ होंगे जो कि सबको नहीं आते हैं, तो वो आप एटॉमिक स्ट्रक्चर से सीखोगे। देन उसके बाद आप पीरियोडिक टेबल पे आ सकते हो। तो सबसे पहला चैप्टर इसमें दिया हुआ है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जो कि और कुछ नहीं मोल कंसेप्ट ही है। क्लास 10th में आपने काफ़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ली थी, अवोगाड्रो नंबर से ही आप बस मोल निकालना सीख लिए थे। लेकिन अब आपको काफ़ी सारी चीज़ें मोल कंसेप्ट में पढ़नी है। तो इसमें न्यूमेरिकल्स भर भर के होते हैं, इसलिए ये फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। देन स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपको जितना भी स्ट्रक्चर होता है एटम का उसके बारे में चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। ये काफ़ी रीजनिंग बेस्ड चैप्टर है, लेकिन इसके अंदर भी न्यूमेरिकल्स आपको काफ़ी अच्छे अच्छे मिलेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, देन वेवलेंथ्स, बोर एटॉमिक मॉडल में रेडियस निकालो, एनर्जी गैप, एनर्जी लेवल डायग्राम, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें देखने को मिलते हैं। देन क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी एंड प्रॉपर्टीज, ये और कोई चैप्टर नहीं है, पीरियोडिक टेबल ही चैप्टर है। आपने क्लास 10th में काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ है, आईएससीएस। देन इसके बाद आपको केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर नामक चैप्टर देखने को मिलता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये नहीं पढ़ोगे तो इनऑर्गेनिक समझ में नहीं आएगी, क्लास 12th की पूरी ऑर्गेनिक समझ में नहीं आएगी, और 11th की तो ऑर्गेनिक आने ही नहीं वाली है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग। काफ़ी सारी कोचिंग्स में भी, आईआईटी और नीट की और स्कूल्स में भी ये करीबन 3 से 3.5 हफ्ते तक चैप्टर चलता है, और कभी कभी तो 1 महीना भी चला जाता है। देन इसके बाद स्टेट्स ऑफ मैटर आपका चैप्टर है, जिसमें हम लोग गैस लॉस के बारे में पढ़ते हैं। जितनी भी स्टेट्स ऑफ मैटर होती है इसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस आप लोग पढ़े हो। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ गैस पे फोकस ज़्यादा करते हैं। सॉलिड जो होगा वो आपको क्लास 12th का पहला चैप्टर होगा, सॉलिड स्टेट, उसमें पढ़ाया जाएगा। लिक्विड के बारे में थोड़ा थोड़ा इसमें दे दिया जाएगा, लेकिन लिक्विड के बारे में आप पढ़ोगे फिजिक्स में, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड फिजिक्स का चैप्टर है। देन केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स और कुछ नहीं, आपने हीट वाला चैप्टर 9th और 10th दोनों में पढ़ा है, तो बस वही है। इसमें थोड़ा डिटेल मैनर में चीज़ें दी हुई हैं, काफ़ी ज़्यादा डिटेल में, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा। लॉज हैं, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देन इक्विलिब्रियम, जो कि आपके लिए पूरा एक नया टॉपिक होगा, काफ़ी बेसिक सा टॉपिक है ये। इसकी बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग क्लियर करनी है आपने। एसिड एंड बेसिस नाम का एक चैप्टर आपने क्लास 10th में ज़रूर से पढ़ा होगा, तो ये कुछ कुछ उसी से है। इसमें आपको एसिड की प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई जाएंगी, काफ़ी सारे तरीके की एसिड बेस्ड थ्योरीज पढ़ाई जाएंगी, लुईस एसिड बेस्ड थ्योरी, तो ऐसी काफ़ी सारी थ्योरीज आएंगी, एरनस्ट थ्योरी, काफ़ी सारी। देन रिडॉक्स रिएक्शंस आपका फिर आ जाएगा, जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। यहाँ से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग बातें करेंगे ज़्यादातर ऐसी चीज़ों की जिसमें थ्योरी लिंक्ड है। तो रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, आपने रिडॉक्स ऐसे ही पढ़ लिया होगा जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ हो, वो रिडॉक्स रिएक्शन। लेकिन अब आपको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिटेल में उन चीज़ों को पढ़ना है। देन हाइड्रोजन चैप्टर होगा। हाइड्रोजन चैप्टर में आपको अच्छी तरीके से केमिकल बॉन्डिंग आनी चाहिए, आपको स्टेट्स ऑफ मैटर हल्का हल्का आना चाहिए, तो वो आपको हाइड्रोजन में काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आपको केमिकल बॉन्डिंग नहीं आती, एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं आता, तो आपको हाइड्रोजन समझने में काफ़ी दिक्कत आएगी। देन एस ब्लॉक एलिमेंट्स में भी आपको केमिकल बॉन्डिंग अच्छी तरीके से आनी चाहिए। देन पी ब्लॉक एलिमेंट्स में भी केमिकल बॉन्डिंग अच्छी तरीके से आनी चाहिए। ओवरऑल देखें तो ऐसे चैप्टर्स जो आपको अच्छी तरीके से आने चाहिए वो है मूल कंसेप्ट, केमिकल बॉन्डिंग, एंड देन केमिकल थर्मोडायनामिक्स, एंड फिर रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए। इसके बाद फिर स्टार्ट हो जाती है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्लास 11th की, जो कि है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पहला चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। ये काफ़ी सारे कोचिंग्स में जीओसी के नाम से होता है, जीओसी मतलब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये काफ़ी बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आपने क्लास 10th में अगर ऑर्गेनिक बिल्कुल नहीं पढ़ी, आपको अच्छे से समझ आएगी चीज़ें। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल तक चीज़ें जाती हैं, बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल तक। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का काफ़ी ज़्यादा अच्छा पोर्शन है, और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। आप इसके क्वेश्चंस अगर आपने सही तरीके से समझ लिया तो क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से बन जाएंगे। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पढ़ते हो, नेमिंग बहुत अच्छी तरीके से होती है, बहुत एडवांस कंपाउंड्स की नेमिंग करते हो। देन आइसोमर्स के बारे में पढ़ते हो, फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में पढ़ते हो, फिर थोड़े बहुत आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ोगे। देन फिर आएगा हाइड्रोकार्बन, जिसके अंदर आपको एल्कीन, एल्कीन, एल्काइंस के काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ और काफ़ी सारे रिएक्शंस के बारे में पढ़ोगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। देन फिर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री आती है, जो कि बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, स्कूल के हिसाब से थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1-2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन आईआईटी जेईई और नीट के हिसाब से बिल्कुल भी काम का टॉपिक नहीं है, और स्कूल्स में भी अगर आप नहीं पढ़ोगे तो कुछ इतना आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लास 11th की केमिस्ट्री में बस आपको ये ध्यान रखना है
कि जब आप पढ़ रहे हो आप ये मत सोचो कि आपका बोर्ड एग्जाम नहीं है, क्लास 11th में स्कूल एग्जाम होगा, पास हो जाएंगे आराम से, आखिरी में पढ़ लेंगे। लेकिन वो चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देगी, क्योंकि अगर आपने क्लास 11th की केमिस्ट्री नहीं करी, क्लास 12th में बिल्कुल भी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। क्लास 12th में आप क्लास 11th का पोर्शन निपटाओगे या फिर क्लास 12th करोगे, काफ़ी ज़्यादा आपके ऊपर बर्डन आ जाएगा। और अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करने की सोच रहे हो, जो कि काफ़ी बच्चे सोचते हैं, जेई और नीट के लिए काफ़ी बच्चे प्रिपरेशन करते हैं, तो उनके लिए तो केमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो उनको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको अभी से ही समझनी होंगी कि क्लास 11th की केमिस्ट्री को धोखे से भी आप अ, इस तरीके से ना पढ़ो कि बस मार्क्स लाने के लिए पढ़ो। बिल्कुल चीज़ों को अच्छी तरीके से समझना है। क्लास 10th में जिस तरीके से आप चैप्टर्स को पढ़ते थे, अब क्लास 11th में कुछ अलग तरीके से पढ़ना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर की तरफ लेके चलता हूँ। तो अब आप देखो कि ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर है, ये कोई छोटा चैप्टर नहीं है। ये करीबन 30 से 40 पेज का चैप्टर है, और क्लास 10th में तो इतना आपका कोई चैप्टर था ही नहीं 30-40 पेज का। मैक्सिमम 10 पेज, वो भी 10 पेज भी हो जाते थे, आप लोगों को बहुत लगता था 10 पेज का चैप्टर, लेकिन अब काफ़ी बड़ा चैप्टर होते हैं। अब इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें डिटेल में पढ़नी होंगी, बहुत चीज़ें हैं याद रखने वाली, बहुत चीज़ें हैं जो आप भूलोगे भी। एटॉमिक स्ट्रक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसे बोर मॉडल्स ऑफ एच एंड एच लाइक एटम्स के लिए बोर मॉडल होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी लेवल डायग्राम काफ़ी बार एग्जाम्स में आता है। आईआईटी जेई के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है ये काफ़ी बेसिक्स रहती हैं चीज़ों की। देन वेव मैकेनिकल मॉडल, क्वांटम नंबर्स, ये सब बहुत अच्छी तरीके से आने चाहिए। आपने क्लास 10th में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सीखी होगी, 2881 इस तरीके से कुछ करा होगा। लेकिन अब क्लास 11th में आके वो सब चीज़ें चेंज हो जाती हैं। अब आप क्लास 11th में आके 2881 नहीं करोगे। अब आप करोगे 1s2, 2s2, 3s2, इस तरीके से चीज़ें करोगे। ये देखो कुछ इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। बिल्कुल केमिस्ट्री पढ़ने का आपका नज़रिया ही चेंज हो जाएगा क्लास 11th में आके। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर आपको ये नहीं आएगा तो आप आगे के चैप्टर्स नहीं कर पाओगे, क्योंकि यही सबसे बेसिक चीज़ें हैं। पीरियोडिक टेबल में तो 100% इसका यूज़ है। पीरियोडिक टेबल अगर आप सोचो कि क्लास 10th जैसे ही आप कर लोगे, अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं आता, पीरियोडिक टेबल बिल्कुल भी नहीं आएगी। पीरियोडिक टेबल में बिल्कुल नई-नई चीज़ें आपके लिए इंट्रोड्यूस करी जाएँगी उसमें। तो वो सब आपको अच्छी तरीके से करना है। अब क्लास 10th और 9th में तो आपने देख लिया था किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, और काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस आते थे। लेकिन अब क्लास 11th में कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएँगे। तो आपको उन क्वेश्चंस का आइडिया लग जाए, उसके लिए आप एक क्वेश्चन बैंक परचेज़ कर सकते हो। और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ओसवाल बुक्स की तरफ से क्लास 11th की ये क्वेश्चन बैंक्स आती हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट्स की आती हैं। तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगी। इसके अंदर रिवीजन नोट्स हैं और हर तरीके के क्वेश्चन है, 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि अब काफ़ी अलग तरीके से क्वेश्चंस आएंगे। और काफ़ी सारे इसमें आपको रिवीजन नोट्स मिल जाएंगे जो आपको रिवीजन करने में हेल्प करेंगे, क्योंकि अब आपका इतना ज़्यादा वास्ट सिलेबस हो जाएगा कि आप बार बार चैप्टर की रीडिंग नहीं लगा पाओगे। आपको खुद के नोट्स प्रिपेयर करने हैं, लेकिन आप अगर कभी नहीं कर पाते हो तो वो बुक आप ये बुक आपको उसमें हेल्प करेगी। लेकिन याद रखना, खुद के नोट्स से ही आपकी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन होगी, कहीं के भी रिटन नोट्स आपको फ़ायदा नहीं करेंगे। तो इसमें वो सब चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करेंगी। स्पेशली मुझे इसके सबसे ज़्यादा जो अच्छा लगा वो है टॉपिक वाइज क्वेश्चन, क्योंकि क्लास 11th में चैप्टर्स इतने बड़े होते हैं कि करने में ही 4-5 हफ्ते लग जाते हैं। तो तब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो टॉपिक वाइज, आपके लिए टॉपिक्स एक तरीके के चैप्टर्स हो जाते हैं। तो इस बुक में वही चीज़ पे फोकस करा गया है, और टॉपिक वाइज चीज़ें दी हुई हैं कि अगर आपने कोवेलेंट बॉन्ड का टॉपिक अच्छी तरीके से पढ़ लिया, आप उसके क्वेश्चन लगा सकते हो। आपने डायपोल मोमेंट और रेजोनेंस पढ़ लिया, आप उसके डायरेक्ट क्वेश्चन और अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इसी तरीके से इनकी हर सब्जेक्ट की बुक आती है, तो आप ज़रूर से एक बार चेकआउट करना, मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो अब हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके से आपको अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं। तो नोट्स कुछ आपके इस तरीके से प्रिपेयर होने चाहिए। आपको हर चीज़ को काफ़ी कॉन्साइज़ मैनर में चीज़ों को लिखना है, जिससे आपका रिवीजन काफ़ी अच्छी तरीके से हो जाए। और हर चीज़ के आपको ढंग से नोट्स बनाने हैं। ये नहीं कि आप कुछ टॉपिक छोड़ रहे हैं, कुछ के नोट्स बना रहे हैं, वो आपको हेल्प नहीं करेगा। आपको अच्छी तरीके से नोट्स बनाने हैं। अगर आप जेईई और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो नोट्स ही होंगे जो आपको प्रिपरेशन करने के बाद रिवाइज़ करने में हेल्प करेंगे। तो नोट्स तो बहुत अच्छी तरीके से आपके बनने ही चाहिए। और काफ़ी बच्चे होते हैं जो कि डेरिवेशंस पे ध्यान नहीं देते क्लास 11th में, लेकिन मैं बता दूं क्लास 11th में डेरिवेशंस आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके आईआईटी एडवांस के एग्ज़ाम के लिए। अगर कोई बच्चा नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो वो बेसिक बेसिक डेरिवेशंस कर सकता है, लेकिन अगर आप आईआईटी की तैयारी करना चाहते हो तो आपको काफ़ी अच्छी तरीके से डेरिवेशंस आने चाहिए, क्योंकि आईआईटी का एक जो एग्ज़ाम होता है वो पूरी तरीके से डेरिवेशन बेस्ड ही होता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना जब आप 11th कंप्लीट कर लो। अभी अभी मत देखने लग जाना, अभी कुछ समझ में नहीं आएगा। तो पहले 11th कंप्लीट कर लो, फिर आप क्वेश्चन देखना उसके। तो बहुत अच्छी तरीके से आपको नोट्स अपने प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि नोट्स ही होंगे जो आपको अच्छी तरीके से रिवाइज करने में हेल्प करेंगे। सो आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ समझ आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।